हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स, जिसमें पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन का दूसरा पार्ट, जो कि इस चैप्टर का या पहले चैप्टर का ये छठा लेक्चर होगा या छठा पार्ट होगा, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाइए, आप पहला वीडियो देखिए और फिर दूसरे वीडियो पे आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की बात करें, तो हम कहते हैं देयर आर 3 एप्लीकेशंस। डायमेंशनल एनालिसिस के कुल कितने एप्लीकेशन हैं? 3 एप्लीकेशन हैं। तीसरा एप्लीकेशन है टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। यही नहीं, डायमेंशन के हेल्प से हम लोग अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच जो रिलेशन होता है उसको भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये तीसरा एप्लीकेशन। पहला क्या है? किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। दूसरा क्या है? किसी फिजिकल इक्वेशन या कोई फॉर्मूले का करेक्टनेस चेक करना, वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। और तीसरा है कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच रिलेशनशिप डिराइव करना। हम लोग एक एक एप्लीकेशन को डिटेल में देखेंगे। तो आइए चलते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे पहला एप्लीकेशन, जिसमें लिखा गया है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ करना है? डायमेंशन का। तो हम लोग जब यूनिट पढ़े थे तो यूनिट में हमने देखा था कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का रिलेशन होता है। क्या होता है? अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको हम लिख सकते हैं एक सिस्टम में n1 u1, दूसरे सिस्टम में n2 u2। तो एक सिस्टम का n1 u1 दूसरे सिस्टम के n2 u2 के क्या होता है? इक्वल होता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ किया जाता है एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है, इसी का यूज़ करेंगे और एक सिस्टम को किस में कन्वर्ट कर देंगे? दूसरे सिस्टम में। पहला एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? डायमेंशन का। तो ये पहला एप्लीकेशन है। दूसरा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। कोई फिजिकल रिलेशन है, कोई फॉर्मूला है, तो वो डायमेंशनली करेक्ट है या वो इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, उसको भी चेक किया जाता है। किसके थ्रू? डायमेंशन के थ्रू। कैसे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में कन्वर्ट करेंगे? इसके लिए कंसीडर किया जाएगा m1 l1 t1। ये क्या है? ये है साइज ऑफ यूनिट, साइज ऑफ यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम। वही कंसीडर कर लेंगे m2 l2 एंड t2। ये क्या है? ये है साइज ऑफ यूनिट इन सेकेंड सिस्टम। m मास के लिए होता है, l लेंथ के लिए होता है और t टाइम के लिए होता है। तो हमने मान लिया लेंथ, मास और टाइम का पहले सिस्टम में जो साइज है m1 l1 t1 है और दूसरे सिस्टम में जो साइज है वो m2 l2 और t2 है। अब अगर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला m के पावर a, l के पावर b और t के पावर c रहे, ऐसा हमने माना फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वह क्वांटिटी के लिए है m के पावर में a, l के पावर में b और t के पावर में c। तब लिख देंगे इन फर्स्ट सिस्टम पहले सिस्टम में Q इक्वल टू लिखा जाएगा क्या? m1 के पावर में a, l1 के पावर में b और t1 के पावर c।
ऐसे ही इन सेकेंड सिस्टम Q इक्वल्स टू m2 पावर a, l2 पावर b एंड t2 पावर c। ये क्यों नहीं बल्कि यूनिट u1 और यूनिट u2 है, साइज ऑफ यूनिट है। फर्स्ट सिस्टम में यूनिट क्या हो जाएगा, u1 m1 के पावर a, l1 के पावर b और t1 के पावर c। ऐसे ही सेकेंड सिस्टम में साइज ऑफ यूनिट हो जाएगा u2 m2 पावर a, l2 पावर b, t2 पावर c। हमने जो लिखा है q इक्वल्स टू n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, तो माना जाएगा कि जो पहला है, पहला सिस्टम क्या है, नोन है, पहले से पता है। जो हमें पहले से पता है वो पहला सिस्टम है, जिसमें कन्वर्ट करना है वो दूसरा सिस्टम है। इसमें कन्वर्ट करना है, टू कन्वर्ट। पहला सिस्टम ये है, दूसरा जिसमें कन्वर्ट करना है वो ये है। तो दूसरे सिस्टम का यूनिट और पहले सिस्टम का यूनिट हमको पता है। पहले सिस्टम में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी गिवन होगा, हमें दूसरे सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो हम करेंगे क्या, लिख देंगे n2 u2 इक्वल्स टू n1 u1। n2 इक्वल्स टू हो जाएगा n1, u2 का इधर मल्टीप्लाई उधर जाने पर डिवाइड हो जाएगा u1 अपॉन u2। तो u1 और u2 का ये वैल्यूज हम ला के यहाँ पुट कर दें, जिससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा n2 इक्वल्स टू n1 m1 के पावर a, l1 के पावर b, t1 के पावर c, t1 का पावर c अपॉन m2 के पावर a, l2 के पावर b, t2 के पावर c। m1 m2 का पावर एक है तो इसको एक साथ, l1 और l2 का पावर b है तो इसको एक साथ, और t1 और t2 का भी पावर c है, एक ही है, तो इसको एक साथ। n2 इक्वल्स टू n1, n2 इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 पावर में a, l1 अपॉन l2 पावर में b, t1 अपॉन t2 पावर c। n2 इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 का पावर a, l1 अपॉन l2 का पावर b और t1 अपॉन t2 का पावर c। ये एक्सप्रेशन जिसके थ्रू हम एक किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से किस में कन्वर्ट करेंगे, दूसरे सिस्टम में। तो ये फॉर्मूला, अब इस पर एक हम एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। एनर्जी है 1 जूल, एनर्जी को हमें किस में कन्वर्ट करना है, एनर्जी के एक दूसरे यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ग। तो अगर हम इसको देखें तो ये 1 जूल जो है वो n1 1 और u1 जूल। ऐसे ही अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हमको फाइंड करना है n2 और अर्ग u2। जो ये 1 जूल है यह है SI यूनिट, और जो अर्ग है वो है CGS यूनिट। SI यूनिट को कन्वर्ट किस में करना है, CGS यूनिट में। कैसे होगा, ये यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी का, जो जूल या अर्ग है वो यूनिट किसका है, फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी का। तो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ क्या है, एनर्जी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला होता है m(L²T-2)। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला m(L²T-2). अगर हम इसको m पावर a, l पावर b और t पावर c से कंपैरिजन करें
तो ए की जगह हमको 1 दिख रहा है, बी की जगह 2 दिख रहा है और टी की जगह सी की जगह -2 दिख रहा है। फार्मूला हमारे पास है, क्या है, n2 इक्वल्स टू n1। अच्छा, n1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 पुट कर दिया। ये मास है, एसआई सिस्टम में मास को हम लोग लिखते हैं केजी और सीजीएस सिस्टम में क्या लिखते हैं, ग्राम। एसआई सिस्टम में मास का यूनिट क्या है, केजी, साइज ऑफ यूनिट केजी, और सीजीएस में क्या होता है, ग्राम। पावर में ए है, ए की जगह 1। फिर L1 अपॉन L2, L1 लेंथ, एसआई सिस्टम में लेंथ होता है मीटर में और सीजीएस सिस्टम में होता है सेंटीमीटर में। पावर में यहाँ बी, तो बी की जगह 2। टाइम, एसआई सिस्टम में टाइम को भी सेकंड में मेजर करते हैं और सीजीएस में भी सेकंड में ही मेजर करते हैं। एसआई और सीजीएस दोनों में ही टाइम को किस में मेजर किया जाता है, सेकंड में। पावर सी है तो उसकी जगह पर लिख देंगे कितना, -2। सेकंड से सेकंड कैंसिल, 1 बचा, 1 के पावर कुछ भी है उसका वैल्यू 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही बचेगा, तो n2 का वैल्यू आ जाएगा 1। अब जरा देखिए, किसको किसी में भी कन्वर्ट कर दीजिए। हम लिख सकते हैं 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। 1 kg की जगह 1000 ग्राम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मीटर में हम लोग क्या लिखते हैं, 100 सेंटीमीटर अपॉन में क्या है, सेंटीमीटर। यहाँ पावर 1 था, यहाँ पावर कितना है, 2। ये तो ख़त्म हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। n2 इक्वल्स टू आया 1 का मल्टीप्लाई यही रहेगा, 1000 मतलब 10 के पावर 3 इंटू 100 का स्क्वायर मतलब 10 के पावर में कितना आएगा, 4। 10 के पावर 4 और 10 के पावर 3 इक्वल्स टू 10 के पावर 7। मानिए जो n2 है इसके प्लेस पर क्या आएगा, 10 के पावर 7। जो सीजीएस सिस्टम होगा उसमें मैग्नीट्यूड जो आएगा वो 10 के पावर 7 आएगा। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सीजीएस सिस्टम में उसका वैल्यू आएगा 10 के पावर 7। आप इसको लिख सकते हैं 1 जूल इक्वल टू n2 के प्लेस पर 10 के पावर 7 अर्ग। मतलब एसआई सिस्टम में एनर्जी 1 जूल जो होगा वो सीजीएस सिस्टम में 10 के पावर 7 अर्ग के इक्वल होगा। इस प्रकार हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए एक और कन्वर्जन देखते हैं जिसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी को हमको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अभी हमने एनर्जी को कन्वर्ट किया है, 1 जूल एनर्जी को अर्ग में कन्वर्ट किया, मैंने एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट किया, तो हमको मिला एसआई सिस्टम में 1 जूल था और सीजीएस सिस्टम में 10 के पावर 7 अर्ग आया। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी जो होता है वो 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये एसआई सिस्टम में होता है। इसको हमको कन्वर्ट करना है डाइन मीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर में। फोर्स एसआई सिस्टम में न्यूटन होता है और सीजीएस सिस्टम में डाइन होता है। तो हमें यहाँ फोर्स को नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी को एसआई सिस्टम से कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में। कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ इसका न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना है। सीजीएस सिस्टम में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आएगा वो हमको फाइंड आउट करना है। ये हो गया n1 न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हो गया u1 यूनिट, n2 फाइंड करना है, ये हो गया यूनिट u2। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला। कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों ने निकाला था m इनवर्स l क्यूब t-2। इसको हम कंपेयर करें m पावर a l पावर b और t पावर c से, तो a की जगह मिलेगा -1, b की जगह मिलेगा 3 और c की जगह मिलेगा -2।
अब फॉर्मूला यही, n2 फाइंड करना है, n1 ये पूरा 6.67 इंटू 10 के पावर -11, पहला ब्रैकेट m1 अपॉन m2, m1 मास इन एसआई सिस्टम kg होता है और मास इन सीजीएस सिस्टम ग्राम होता है, पावर a है तो a का वैल्यू -1। अब L1 लेंथ इन एसआई सिस्टम मीटर और लेंथ इन सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर, पावर b की जगह 3, T1 अपॉन T2 टाइम इन एसआई सिस्टम सेकेंड अपॉन टाइम इन सीजीएस सिस्टम, यहाँ भी सेकेंड, पावर c की जगह -2, ये से कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, ये 1 के पावर -2 1 आएगा। अब n2 इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 के पावर -11, kg को लिख देंगे 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, पावर -1, मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर 3, ये 1, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। बोलिए अब n2 का वैल्यू आया कितना, 6.67 इंटू 10 के पावर -11, साथ ही साथ 1000 मतलब 10 के पावर 3, उसकी भी पावर -1 है तो आ जाएगा 10 के पावर -3। 100 का क्यूब, 100 मतलब 10 के पावर 2, क्यूब करेंगे 10 के पावर कितना आ जाएगा 6, 100 का क्यूब 10 के पावर 6, ये 11 3 14, n2 इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 के पावर 11 3 14 प्लस 6 -8, ये आया n2 का वैल्यू दूसरे सिस्टम यानी सीजीएस सिस्टम में। तो आप कह सकते हैं g जो होगा या 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर जो होगा वो 6.67 इंटू 10 के पावर -8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये एसआई सिस्टम में डायमेंशन का सेकंड एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने पढ़ लिया है, डायमेंशन का हमने अभी फर्स्ट एप्लीकेशन देखा। अब डायमेंशन का सेकंड एप्लीकेशन है टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी और करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। डायमेंशन के थ्रू हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन या किसी भी फिजिकल रिलेशन का कंसिस्टेंसी या करेक्टनेस चेक करेंगे। कैसे करेंगे? उसके लिए पहले एक हमें प्रिंसिपल देखना होगा जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है पहले उसको देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे जो सेम टाइप के हों, सेम काइंड के हों। एक ही टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को हम आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब मास को हम मास में ऐड कर सकते हैं, मास को मास से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, स्पीड को स्पीड से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेलोसिटी को वेलोसिटी से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, फोर्स को फोर्स से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। कहा गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग सेम काइंड की फिजिकल क्वांटिटीज ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं। कभी हम मास में फोर्स को ऐड नहीं कर सकते और ना ही फोर्स से मास को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दो अलग अलग टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। वेलोसिटी में एक्सीलरेशन ऐड नहीं हो सकता, मोमेंटम में कोई दूसरी क्वांटिटी मास ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। टाइम को हम टाइम में ही ऐड करेंगे, टाइम को लेंथ में ऐड नहीं कर सकते या टाइम को लेंथ से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते।
तो सेम काइंड की फिजिकल क्वांटिटीज़ ही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए रूल नहीं है, केवल ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी add or subtract सेम काइंड की फिजिकल क्वांटिटीज को ही आपस में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए ये रूल नहीं है, सेम काइंड हो तो भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड के फिजिकल क्वांटिटीज हो तो भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की अगर बात आएगी तो सेम काइंड में मास ऐड होगा, टाइम में टाइम ऐड होगा, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगा, फोर्स से फोर्स सब्ट्रैक्ट होगा, मोमेंटम से मोमेंटम ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें, मास को मास से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फोर्स को फोर्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, जैसे टाइम को हम लेंथ में न तो ऐड कर पाएंगे और न ही सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। टाइम और लेंथ का कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इसको। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, आल टर्म्स इन या ऑन बोथ साइड, all terms on both side of equation, all terms on both side of equation must have same dimensional formula। सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो किसी भी इक्वेशन की कंसिस्टेंसी या करेक्टनेस चेक करने के लिए हमें देखना होगा कि उसमें जितने भी टर्म्स प्रेजेंट हैं क्या सभी के डायमेंशन सेम हैं। अगर सभी टर्म्स के डायमेंशन सेम होंगे तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, कंसिस्टेंस होगा। और अगर किसी भी टर्म का डायमेंशन दूसरे टर्म से डिफरेंट आया तो वो इक्वेशन डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट होगा या इनकरेक्ट होगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, जिसमें पहला इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम। ठीक है, तो जरा देखिएगा, v वेलोसिटी या स्पीड, डायमेंशन फॉर्मूला lt माइनस 1। चाहे इनिशियल हो, चाहे फाइनल हो, चाहे एवरेज हो, वेलोसिटी या स्पीड है तो सबका डायमेंशन सेम होगा। इधर भी lt माइनस 1 प्लस एक्सीलरेशन का हम लोग पढ़े थे lt माइनस 2। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले क्लास में देखा था एक्सीलरेशन का lt माइनस 2, और t टाइम होता है तो टाइम के लिए कैपिटल T लिखते हैं। अब इस t का इस lt माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये डायमेंशन आ गया lt माइनस 1, ये डायमेंशन आया lt माइनस 1, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर -2, इसका पावर +1, -2 + 1 -1, इसका भी डायमेंशन कितना आ गया lt माइनस 1। तो इस इक्वेशन में 3 टर्म्स, पहला, दूसरा, तीसरा, और तीनों टर्म के डायमेंशन सेम आए। lt माइनस 1 पहले का भी, lt माइनस 1 दूसरे का भी, lt माइनस 1 तीसरे का भी।
तो ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली क्या होगा, करेक्ट होगा। कह देंगे 10 डायमेंशनली करेक्ट है। ये जो हमने पहला इक्वेशन देखा ये डायमेंशनली क्या रहेगा, करेक्ट होगा। ऐसे ही एक और इक्वेशन चेक कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ फंक्शन का जो सेकंड इक्वेशन है, यस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यस डिस्प्लेसमेंट है, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, 1/2 नंबर कांस्टेंट है, ए एक्सीलरेशन और फिर से टी टाइम होगा। ध्यान दीजिएगा, जो नंबर्स होते हैं प्योर नंबर्स, उनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। ये डिस्टेंस या लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है तो लेंथ, यस डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का लेंथ ही होता है, और उसके लिए डायमेंशन क्या आएगा, एल। वेलोसिटी या स्पीड, एल टी -1, टाइम का मल्टीप्लाई है तो क्या लिख देंगे, टी। डायमेंशन लिखते वक्त 1/2 को हटा देंगे क्योंकि इसका कोई रोल नहीं होता। ए के लिए फिर से अभी वही एल टी -2, और यहाँ टी स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। दिख रहा है प्रॉपर, जी हाँ। तब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आया एल, इस t -1 का इस t से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 + 1 0, t की पावर 0 1, क्या बचा केवल l, प्लस यहाँ t -2, यहाँ t +2, तो -2 + 2 0, t पावर 0 फिर से 1 आया। इस इक्वेशन में भी 3 टर्म्स हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले का डायमेंशन l, दूसरे का भी डायमेंशन l, और तीसरे का भी डायमेंशन l। तो जितने भी टर्म्स इस इक्वेशन में हैं सबका डायमेंशन क्या है, सेम है। तो हम कह देंगे डायमेंशनली, ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंस है और डायमेंशनली करेक्ट है। थस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। जो इक्वेशन होगा वो डायमेंशनली क्या होगा, करेक्ट होगा। ये डायमेंशन का सेकंड एप्लीकेशन, जिसमें हमने पहले देखा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसके अकॉर्डिंग सेम काइंड के ही फिजिकल क्वांटिटीज को हम आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए ये रूल नहीं है। मल्टीप्लाई डिवाइड हम सेम का भी कर सकते हैं और डिफरेंट का भी कर सकते हैं। तो उस होमोजेनिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर किसी इक्वेशन में जितने भी टर्म्स प्रेजेंट हैं सभी के डायमेंशन सेम आए तो इक्वेशन डायमेंशनली क्या होगा, करेक्ट होगा। हैशटैग पॉइंट सेकेंड एप्लीकेशन के लिए है। सेकेंड एप्लीकेशन के लिए है, अगर कोई इक्वेशन, कोई फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन सही ही हो। डायमेंशनली सही हो सकता है लेकिन वो इक्वेशन प्रैक्टिकल में सही हो, इसकी कोई गारंटी या इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट या डायमेंशनली रॉन्ग आ गया तो वो इक्वेशन रॉन्ग ही माना जाता है। सेकेंड एप्लीकेशन से रिलेटेड एक हैशटैग पॉइंट है, क्या है, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली करेक्ट बट अ डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट इक्वेशन या इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। जैसे अभी हमने देखा यस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर क्या था, करेक्ट था, डायमेंशनली करेक्ट था। सभी के डायमेंशंस क्या आए थे, यल आए थे। जितने भी टर्म्स इसमें प्रेजेंट हैं सभी के डायमेंशन कैपिटल यल आए थे। बोलिए, इस इक्वेशन के सभी टर्म्स में डायमेंशन यल आए थे, इसकी वजह से करेक्ट था। अगर हम इसी इक्वेशन से 1/2 को गायब कर दें तो यस इक्वल्स टू यू टी
प्लस ए टी स्क्वायर। अगर कहीं ये इक्वेशन दिया रहे और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी हो तो इसके भी सभी टर्म्स का जो इक्वेशन आएगा, सभी टर्म्स का जो डायमेंशन आएगा वो क्या होगा, यल ही होगा। इस इक्वेशन में भी सभी टर्म्स के डायमेंशन यल आएंगे, लेकिन क्या ये इक्वेशन सही है? नहीं सही है। ये सही तब होगा जब इस ए टी स्क्वायर में 1/2 का मल्टीप्लाई होगा। तो तीसरा रिलेशन है टू डिराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। कैसे रिलेशन डिराइव किया जाएगा इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करे, हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं डिराइव करने के लिए। किसी सर्कुलर ट्रैक पर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो जिसका सेंटर O है और रेडियस R है, और ये ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और यह v वेलोसिटी से इस सर्कुलर ट्रैक पर मोशन कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट पर इस सर्कुलर ट्रैक पर मोशन करते वक्त एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी फोर्स का डेरिवेशन हम लोग को करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। रिलेशन डिराइव करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स किन किन और फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। अगर हमें ये पता रहे कि सेंट्रीपिटल फोर्स किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है तो हम लोग डायमेंशन के हेल्प से इनके बीच रिलेशन को या इस सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है यह ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है, उसके स्पीड पर डिपेंड करता है और सर्कुलर ट्रैक के रेडियस पर डिपेंड करता है। सर्कुलर ट्रैक के रेडियस पर डिपेंड करता है। अगर हमें डिपेंडेंसी पता हो तो हम फार्मूले को इजीली डिराइव कर सकते हैं। F डिपेंड्स ऑन मास m, वेलोसिटी या स्पीड v और रेडियस r। तो ये डिपेंडेंसी लिखी कैसे जाती है, इसको लिखते हैं F प्रोपोर्शनल मास का पावर a, वेलोसिटी का पावर b और रेडियस का पावर c। ऐसे पहले हमें इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। जो डिपेंडेंसी है सभी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ऐसे लिख देंगे। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर इक्वल टू लगाएंगे और एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट k ला देंगे। आ जाएगा m के पावर a, v के पावर b, r के पावर c। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इतना हमें करना है पहले कि क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। डायमेंशन लेस कांस्टेंट के जितने भी टर्म्स इस इक्वेशन में प्रेजेंट हैं सभी के डायमेंशन को हम लिख देंगे। ये फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन होता है m l t-2। दोनों साइड जितने भी टर्म्स प्रेजेंट हैं सभी के डायमेंशन को हम लोग लिख देंगे, डायमेंशन फॉर्मूले को लिख देंगे। कि डायमेंशन लेस है, इसका कोई रोल नहीं है, इसको छोड़ दीजिए अभी फिलहाल। m मास है, मास के लिए क्या आता है, कैपिटल M। पावर में है तो पावर में a। v वेलोसिटी है या स्पीड है, इसके लिए होता है lt-1। lt-1 पावर b है तो पावर b यहाँ लगा देते हैं। r रेडियस है, रेडियस माने लेंथ, लेंथ के लिए l और पावर c। इसको रीअरेंज कर लें जरा। m l t-2 इक्वल टू m एक ही जगह है m के पावर a
यल यहाँ भी है, यल यहाँ भी है, यल का पावर यहाँ बी है, यल का पावर यहाँ सी है, दोनों यल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा यल के पावर बी प्लस सी। और टी केवल यही है, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर को आपस में मल्टीप्लाई, टी के पावर क्या है जाएगा माइनस बी। दोनों साइड के पावर्स को कंपेयर कर दें तो इसको मिटा दें, इसका कोई रोल नहीं है ऑन कंपेयरिंग। हम दोनों साइड के पावर्स को कंपेयर करेंगे तो यम का पावर यहाँ 1, यम का पावर यहाँ a, तो हमें वैल्यू ऑफ a मिल जाएगा 1। यल का पावर यहाँ 1, यल का पावर यहाँ b प्लस सी, तो हम लोग लिख देंगे b प्लस सी इक्वल्स टू 1। एंड t का पावर -2, t का पावर -2 और t का पावर यहाँ -b, तो लिख देंगे -b इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल टू 2। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, तो c का वैल्यू b की जगह है 2 प्लस सी इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वल्स टू c इक्वल टू -1। ये b का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, c का वैल्यू क्या आएगा -1। अब हमें a का भी वैल्यू पता चल गया, b का भी वैल्यू पता चल गया और c का भी वैल्यू पता चल गया। यूजिंग a, b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन 1 में a, b, c की जो वैल्यूज हमने निकाला उसको लाके पुट कर देंगे। f इक्वल्स टू k, यम पावर में a है तो पावर में a का वैल्यू 1 है तो m का पावर 1 या m, भी के पावर b का वैल्यू 2 तो हो जाएगा v स्क्वायर, इंटू में r के पावर c का वैल्यू -1 तो r का वैल्यू -1, सॉरी r के पावर -1, r की जगह r की पावर c है और c का वैल्यू -1 है तो r के पावर -1 हो जाएगा। r का पावर -1 अपॉन में लेके जाएं तो k ये एम भी स्क्वायर अपॉन में क्या जाएगा r, अपॉन में लिखेंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मूला आया डायमेंशन, ये फॉर्मूला आया सेंट्रीपिटल फोर्स का, F इक्वल्स टू के एम भी स्क्वायर अपॉन r। अब जहाँ k क्या था, डायमेंशन लेस कांस्टेंट था, तो डायमेंशन के हेल्प से हम k की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते, डायमेंशनली k डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। k कांट डिटरमाइन डायमेंशनली, k को हम डायमेंशनली डिटरमाइन नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली k का वैल्यू कितना आता है 1। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है k का वैल्यू कितना आता है 1। अगर ये k का वैल्यू हम यहाँ इसमें पुट कर देंगे तो हमें इस फोर्स का इक्वेशन मिल जाएगा एम भी स्क्वायर अपॉन आर, एफ का वैल्यू मिलेगा एम भी स्क्वायर अपॉन आर। ये जो एफ है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ऐसे किसी फिजिकल इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे डायमेंशनली जब हमें ये पता हो कि वो फिजिकल क्वांटिटी और किन किन क्वांटिटीज़ पे डिपेंडेंट हैं। तो ये थे तीनों एप्लीकेशन किसके, डायमेंशन के। हमने डायमेंशन का तीनों एप्लीकेशन डिटेल में देखा, उनके एग्जांपल्स देखे। अब हम आपके लिए दे रहे हैं एक सेल्फ वर्क, एज क्या कह सकते हैं होमवर्क। तो ये है आपके लिए सेल्फ वर्क। सेल्फ वर्क क्या है, फॉर काइनेटिक एनर्जी विच वन इज करेक्ट डायमेंशनली। काइनेटिक एनर्जी के लिए कौन सा डायमेंशनली करेक्ट है।
पहला या दूसरा। आपको चेक करना है काइनेटिक एनर्जी के लिए पहला या दूसरा कौन सा सही है, और चेक करने के बाद आंसर को आप कमेंट भी करिएगा। डायमेंशनली चेक करेंगे कि कौन सा इक्वेशन डायमेंशनली काइनेटिक एनर्जी के लिए सही होगा। काइनेटिक एनर्जी मतलब कोई भी एनर्जी रहे, सबका डायमेंशन सेम होता है। तो डायमेंशनली कौन सा इक्वेशन सही है काइनेटिक एनर्जी के लिए, आप इसको सॉल्व करिए और आंसर को कमेंट करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।